हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपका सीटेट का। ठीक है, जो है आपका ईवीएस, सॉरी, ये सीडीपी का है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट का पेडागोजी जो सेक्शन होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का पेपर है आपका प्रीवियस ईयर 2018 का। ठीक है, और हम बात कर रहे थे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको ट्रिक भी बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम छांटते हैं ऑप्शन को कि वो आपका नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर, जो है आपका सीडीपी, और ये 1 to 5 के लिए है, प्राइमरी के लिए है। ये जो आपका फर्स्ट पेपर होता है सीटेट का वो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा, जो आनुवंशिकता होता है और पर्यावरण होते हैं वो एक दूसरे की वजह से ही, इन दोनों के हेल्प से ही बच्चा डेवलप करता है। ठीक है, इनमें से किसी को हटा नहीं सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, आनुवंशिकता, ठीक है, जो आपका जेनेटिक होता है, और प्लस पर्यावरण। पर्यावरण मतलब जो बच्चा जन्म के बाद आता है और सीखता है उसमें, तो इन दोनों की हेल्प से ही बच्चों का विकास होता है। इसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो कह रहा है इन्हीं दोनों के बारे में पूछा है। ये पहला ऑप्शन कह रहा है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावशाली होते हैं। कह रहा है कि जो कुछ आनुवंशिकता से होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अन्य जो होते हैं पर्यावरण से होते हैं। तो ये सही है आपका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है सीखने और प्रदर्शन करने के कि एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित हो रही है। ये कह रहा है ना कि जीन के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित हो रही है। जीन मतलब वही आनुवंशिक जो होता है आपका, आनुवंशिक कारक जो होते हैं उसको कह रहा है। तो ये बस आनुवंशिक को ही कह रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। कह रहा तरह अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। नहीं, किसी भी, आप पहली बात की, जो जन्म से विकार है बच्चे के अंदर, आप कितना भी कर लीजिए वो आपका नहीं दूर होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपका जब पर्यावरण जो होता है, वो बच्चे के जन्म के बाद जो बच्चा आता है उससे आप ठीक कर सकते हो, उसके पौष्टिक आहार दोगे तो उससे नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल कह रहा है, तो ये आपका नेगेटिव साइन होगा। याद रखिएगा, जिस ऑप्शन में बस एक तरफा बोले, ठीक है, केवल बस बोले, तो ऑप्शन उसको काट दीजिएगा, वो ऑप्शन नहीं होगा। ये इसी सब्जेक्ट में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में ये ट्रिक होता है आपका कि जहाँ भी एक तरफ कोई ऑप्शन इंडिकेट करे, कह रहा है केवल, तो आपका ऑप्शन नहीं होता है, नेगेटिव साइन करता है वो। तो कह रहा है पर्यावरण के केवल बच्चे के भाषा विकास में ही, भाषा विकास में नहीं करता है, उसका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, चारों पहलू पे आपका वो पर्यावरण इफेक्ट करता है। तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो पहला ही ऑप्शन सही था आपका, जो बताया गया था कि दोनों क्या होते हैं, विकास में भूमिका अच्छे से अदा करते हैं, आपका आनुवंशिकता भी और पर्यावरण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता। मतलब कि जो जीन पियाजे थे, जो आपके बताए थे कोग्निटिव थ्योरी, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण बताए थे, कह रहा है उनमें से कौन सा उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्या कह रहा है, उनके अकॉर्डिंग क्या नहीं कहा जा सकता। कह रहा है पहला, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। हाँ ठीक है, जो विकास होता है गुणात्मक होता है, मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। ठीक है, तो गुणात्मक होता है, कह रहा है सही है। दूसरा कह रहा है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जब जन्म के बाद अपने दुनिया का निर्माण करते हैं ज्ञान का प्रयोग करके। तीसरा कह रहा है
निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो ये उनका कहना नहीं है, ये आपका थर्नडाइक का है, आपने जाना होगा। वो क्या करते हैं, वो बार बार प्रैक्टिस को बताते हैं थर्नडाइक, ठीक है, तो यही उनका नहीं है। और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये सही कह रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट में बच्चे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो ये था आपका इनके अकॉर्डिंग, ये नहीं होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो पूर्व संक्रियात्मक ये दूसरी अवस्था होती है आपकी। जीन पियाजे ने जो 4 अवस्था बताया था, पहला आपका था संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था या इसको हम ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं। दूसरा ही आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये वाला। और तीसरा होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा होता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये पूर्व कह रहा है जो दूसरा स्टेज होता है आपका, ठीक है, कह रहा है इसमें पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, मतलब इसमें कह रहा कौन सी एक प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये होती है आपके बच्चों में, ठीक है, जो सेकेंड वाला स्टेज होता है। निगेटिव बताना है कौन सा नहीं है, तो ये कह रहा है प्रतीकात्मक विचार, ये आपका नहीं होता है, ये आपका थर्ड स्टेज में आता है, ठीक है, जो मूर्त चिंतन वाला होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें आता है। और ये ईगो सेंट्रिक होता है, इसमें ये इसकी विशेषता है, ये दोनों है। और अनुत्क्रमणीयता ये भी इसमें क्या होता है, ठीक है। बाकी ये वाला जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट सेकेंड वाला, ये नहीं होता है, ये तीसरे की क्वालिटी है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था की। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है के अलावा निम्न कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि जो खेल है ना बच्चों के विकास में कैसे मतलब महत्वपूर्ण है, बस एक के अलावा कह रहा है कि वो मतलब वो नहीं निभाता है विकास में हेल्प खेल, ठीक है। कह रहा है निगेटिव बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन सही होगा आपके अकॉर्डिंग, जो खेल में भूमिका मतलब खेल आपके बच्चे के विकास में भूमिका नहीं निभाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है वे अपने शारीरिक निपुणता प्राप्त करते हैं, हाँ ये सही है, जो बच्चे खेलते हैं तो क्या करते हैं, उनकी शारीरिक शारीरिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी होती है ये, तो ये उनसे क्या होता है, उनके शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। दूसरा कह रहा है यह उनकी ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी सही है, बच्चे एक्टिव रहेंगे और खेलेंगे तो क्या होगा, उनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उत्तेजित रहती हैं। दूसरा कह रहा है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये समय बिताने का सुखद तरीका ही बस नहीं है, ये थोड़ा निगेटिव साइन कर रहा है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इनकी फुर्तीले रहते हैं, फिर इनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो एक्टिव रहती हैं, ठीक है, और बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से होता है। तो ये आपका नहीं होगा। और नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, हाँ तो खेल के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, नए नए कौशल हासिल करते हैं, तो ये भी सही है। बस इसका ये जो ऑप्शन था निगेटिव साइन कर रहा था, यही पूछ रहा था कि खेल से क्या विकास नहीं होता है, तो ये वाला ठीक है, ये निगेटिव साइन कर रहा है आपका ऑप्शन, तो ये हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है कह रहा निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो जो बच्चे होते हैं गंभीर रूप से सोचते हैं, मतलब वो कौन किस तरीके से, मतलब अच्छी से थिंकिंग उनकी अच्छी होती है, कहने का मतलब रहा है कौन सा प्रोसेस है। पहला कह रहा है क्या आप इसका उत्तर दे जानते हैं, अगर ये आप बस पूछोगे तो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो बच्चा उतना सोचेगा नहीं इस प्रश्न से। दूसरा है सही जवाब क्या है, इसमें भी ज़्यादा नहीं सोचेगा, लेकिन बहुत कम सोचेगा। ये तीसरा कह रहा है क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, हाँ ठीक है, ये थोड़ा इन दोनों से भी कंपेयर में अच्छा है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि हमको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कह रहा विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो ये आपका सही होगा, क्योंकि विभिन्न तरीके ही आपको बताता है बच्चों के जो अपसारी चिंतन होते हैं उसको बढ़ावा देता है, ठीक है, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है। और अपसारी चिंतन क्या है, किसी भी मतलब चीज़ को अलग अलग तरीके से मतलब सर्च करना या अलग अलग तरीक़ों से उसको डिफाइन करना ही आपका अपसारी चिंतन कहलाता है। और यही क्या करता है, बच्चों में थिंकिंग को ज़्यादा डेवलप करता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में से
कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछा है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कौन सा करता है। पहला कह रहा है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ये सब पॉजिटिव हैं आपके ना। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा सब जब करके सीखता है तो क्या करता है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, बच्चा प्रोग्रेस करता है। परियोजना विधि मतलब प्रोजेक्ट के माध्यम से। ठीक है, बच्चों को हम प्रोजेक्ट देते हैं तो वो किसी भी टॉपिक प्रोजेक्ट दे देते हैं तो क्या करते हैं, अपनी तरफ से उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और सहयोग से सीखना मतलब क्या, एक दूसरे की मदद से सीखते हैं। तो ये भी सब तीनों आपके हेल्प करते हैं प्रगतिशील शिक्षा में। ठीक है, ये सही है ऑप्शन। और भी देख लेते हैं। ये रैंकिंग, ये तो रैंकिंग बहुत निगेटिव वर्ड है। ठीक है, रैंकिंग के लिए नहीं सीखते हैं। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना, ये निगेटिव है, छात्रों को लेबलिंग नहीं किया जाता है। ऑप्शन और फोर्थ देख लीजिए। ये परियोजना भी बनाना ठीक है था, समूह क्षमता समूह बनाना ये भी ठीक था, लेकिन रैंकिंग हम नहीं करेंगे। तो ये बेस्ट आपका ऑप्शन था पहला वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्या कह रहा है? कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो एक स्टेटमेंट है आपका प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। इसका मतलब क्या है, तो आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। नहीं, इससे इसका मतलब ये नहीं होता है। दूसरा कह रहा है स्कूलों की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, आवश्यकता होती है, इससे कोई, ये तो पैसे कट गया। और सी कह रहा है स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। हाँ, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो समाज से और प्राकृतिक दुनिया से क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? कह रहा है कोहलर वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? तो कोहलर वर्ग ने किसके बारे में बताया था? नैतिक शिक्षा, नैतिक विकास के बारे में बताया था कि बच्चों में नैतिक विकास कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि उनके योगदान के रूप में किस प्रकार देखा जा सकता है। पहला कह रहा है इनके सिद्धांत से संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग का समर्थन होता है। तो हाँ, ये ठीक है, बच्चों में नैतिक परिपक्वता का विकास होता है। ठीक है, तो ये आपका सही था। दूसरा देखिए, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण किए जाते हैं। ये तो है ही नहीं। क्या यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है? ये भी सही है, लेकिन यहाँ ज़्यादा सही है। ये नैतिक परिपक्वता और संज्ञानात्मक परिपक्वता के बीच एक सहयोग स्तंभ का समर्थन करता है। ये ज़्यादा सही है। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक नहीं होते हैं बच्चे, नैतिकता सीखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है ये निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसे कहा जाता है? जिसको हम जेपीडी भी कहते हैं। ये भी देख डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे, और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी कई बार पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म पहले होता है, इसको जान जाइए, ये है क्या? जेड पी डी। मान लीजिए कोई बच्चा सीख रहा है, ठीक है, और वो सीखते सीखते उसको बीच में कहीं मतलब उसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, और आप उसको थोड़ी सी हेल्प दे दे रहे हो। ठीक है, उसकी मदद से वो अपना क्या कर रहा है, समस्या को समाधान कर ले रहा है या चीज़ें को सीख ले रहा है। वही आपका थोड़ा सा जो हेल्प होता है बच्चे के लिए, जेड पी डी होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जेड पी डी। तो ये देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। क्या कह रहा है? इस चरण को जब अधिकतम विकास संभव होता है। नहीं, इसमें हम बच्चों को थोड़ा सा हेल्प देते हैं। दूसरा कह रहा है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ये भी नहीं है। कह रहा है थर्ड ऑप्शन, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेता है। हाँ, थोड़ा सा बच्चे को सहयोग कर लीजिए तो वो क्या करेगा, अपने काम को
स्वयं कंप्लीट कर लेता है। तो ये आपका सी ऑप्शन है। इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो याद रखिएगा आपका क्या होता है, ZPD, ठीक है। नेक्स्ट भी ऑप्शन देख लीजिए, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, नहीं सहयोग दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये जानते हैं। कह रहा है एक उभयलिंग व्यक्तित्व है, तो पता है उभयलिंग मतलब क्या, जिसमें आपके मेल के भी गुण होंगे और जिसमें आपके फीमेल के भी गुण होंगे, वही आपके क्या हो जाएगा, उभयलिंग व्यक्तित्व होगा। तो ऐसा इंसान जो मेल की भी क्वालिटी रखता है और फीमेल की भी क्वालिटी रखता है, उसे हम उभयलिंग व्यक्तित्व कहते हैं। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कह रहा है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, नहीं दोनों के होने चाहिए। दूसरा कह रहा है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री के गुणों का समायोजन होता है, हाँ दोनों के गुण का समायोजन होगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको पहले समझा दिया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के लिए लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, ठीक है। बच्चे कह रहा है ना, किसके द्वारा, मतलब किसको बस छोड़ के बाकी अन्य के द्वारा जो लिंग की भूमिकाएं हैं ग्रहण करते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तीनों के द्वारा लिंग लिंग भूमिकाएं ग्रहण करेंगे, बस एक को छोड़ के, तो उसको बताना है वो ऑप्शन। तो कह रहा है मीडिया द्वारा, तो मीडिया द्वारा करते हैं, सांस्कृतिक द्वारा भी लिंग का करते हैं, सोशलाइजेशन समाजीकरण द्वारा, ट्यूशन द्वारा नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी इन तीनों द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है मानकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में एक में से यह एक है, आलोचना मतलब कमियां, ठीक है। जो मानकृत परीक्षण होते हैं, कह रहा है उसमें से जो उसकी जो कमियां होती हैं उसमें से एक है, कह रहा है पहला, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा के संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। मतलब ये जो होते हैं रूढ़िवादिता को ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो मानकृत परीक्षण होते हैं, यही इसका है, ठीक है। बाकी इसके यही आपका इसका डीमेरिट है, बस एक हानि है, मतलब कह सकते हैं निगेटिव पॉइंट है, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। दूसरा और सब पढ़ के देख लीजिए, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, ऐसा नहीं है, इनकी भाषा को हम समझ लेते हैं। दूसरा कह रहा है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, ये भी सही है। ये वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, नहीं ये देते हैं, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका, इसी की वजह से मतलब इसको हम कहते हैं कि क्या आलोचनात्मक का एक हिस्सा बन जाता है आपका मानकीकृत परीक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है। तो एकाधिक बुद्धिमानी का यहाँ से आपको सबसे ही मतलब आपको पता चल जा रहा है कि कई, जिसमें बुद्धि कई सारे हों, ठीक है, जिसमें बुद्धि मतलब बुद्धि कई सारे प्रकार हो, ठीक है, कई प्रकार हो, क्योंकि एकाधिक बुद्धि एक से अधिक बुद्धि, ठीक है। सिद्धांत क्या कहता है तो देख लीजिए, पहला कह रहा है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, नहीं इसका सिद्धांत ये नहीं है। कह रहा है बुद्धि कई प्रकार से हो सकती है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है एकाधिक एक से अधिक बुद्धि, ठीक है, तो बुद्धि कई प्रकार से हो सकती है। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका वहीं से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो जो शिक्षक होते हैं, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, देखिए। पहला है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, हाँ बच्चे ने क्या क्या मतलब बच्चे का उपलब्धि स्तर क्या है, बच्चे ने क्या क्या सीखा है, उसको जानने के लिए करते हैं, ठीक है। तो दूसरा देखिए, बच्चों के सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, ये भी सही है, लेकिन इसके कंपेयर में ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए, ये भी ठीक है, लेकिन उसके कंपेयर में, दोनों कंपेयर में पहला ज़्यादा सटीक लग रहा है, क्योंकि हमको बेस्ट आंसर देना होता है सीटेट में। लास्ट है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने। सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक का जो फर्स्ट है ये आपका ज़्यादा सही है, ठीक है।
क्योंकि मूल्यांकन हम बच्चों का इसलिए करते हैं कि उनके अंदर कितनी प्रगति हुई है और क्या-क्या बच्चे सीखे हैं, उसको जानने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो पहले समझ जाइए सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो सतत मतलब लगातार, ठीक है, जो मूल्यांकन होता है लगातार होता है, ठीक है, और व्यापक मतलब बड़े पैमाने में होता है। तो मूल्यांकन जैसे सतत मतलब मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर कंप्लीट किए हैं और उसके बाद उसको तुरंत मूल्यांकन कर लिए उस चैप्टर का कि बच्चों ने कितना सीखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए, फिर उसका भी मूल्यांकन कर लिए, मतलब क्या जितने भी आपने चीज़ें पढ़ाया है, जितने भी चीज़ों को पढ़ाया है आपने, सबका आपने बारी-बारी से मूल्यांकन कर लिया है, तो उसको सतत मूल्यांकन कहते हैं। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? आइए देखते हैं, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। हाँ, इसे शिक्षा शिक्षा में अनिवार्य रूप से लागू किया गया है सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये सही है। ये पूछा है कौन सा सही नहीं है इसके रिस्पेक्ट में। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। हाँ, ये सही है, शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। हाँ, बच्चों की उपलब्धि बच्चे का यही मेजर ही करते हैं कि बच्चे ने क्या उपलब्धि हासिल की है, ठीक है, मूल्यांकन से। चौथा कह रहा है, यह बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को मूल्यांकन करके बताएंगे ये बच्चा इतना धीमा सीखता है या ये बुद्धिमान नहीं है, कैटेगराइज करने के लिए नहीं करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। जो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली कब होते हैं, क्या कारण हो सकता है? तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, जिसका आईक्यू आपका 140 से ऊपर होता है, ठीक है, जो आपके बहुत बुद्धिमान होते हैं उनको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो ये कह रहा है ये किसके वजह से होते हैं, तो ये तो आपका 90% जेनेटिक होता है, ठीक है, वंशानुक्रम, और बाकी 10% ही आपका आता है पर्यावरणीय। तो अगर दोनों में ऑप्शन में दोनों दिए तो दो बेस्ट है दोनों, ठीक है, पर्यावरण और आपका आनुवंशिक। तो आइए देखते हैं क्या होता है। कह रहा है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया, ये सही है, ठीक है, जिसमें दोनों ऑप्शन दिए वो बेस्ट होता है। कह रहा है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, यह केवल वातावरण को कह रहा है, मतलब बस पर्यावरण को कह रहा है, तो ये नहीं होगा। ये कह रहा है सफल माता पिता, ऐसा नहीं कि माता पिता सफल होंगे तो उसका बच्चा वो हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो जाएगा, ये गलत है। सफल से क्या मतलब है, जरूरी थोड़ी कि माता पिता सफल है तो उनकी आईक्यू ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होता है। एक अनुशासित चर्चा, इससे कोई मतलब है ही नहीं, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो ठीक है, जो बच्चे होते हैं जो समाज से पिछड़े हुए हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, उनको चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाई हैं, तो जो कक्षा में आते हैं उनको क्या ज़रूरत होती है कक्षा में उनके लिए, तो कह रहा है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। हाँ ठीक है, अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनकी ज़रूरत के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। हाँ, ये सही है, बच्चे कहीं से भी आए हैं उनको महत्व दीजिए, उनके भाषा को महत्व दीजिए। ऐसा करने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, और बच्चा ईज़िली चीज़ों को सीखता है और इन्वायरमेंट में आपके ढल जाता है, तो ये आपका बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लीजिए ऑप्शन, कह रहा है उनके भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। ऐसा नहीं, जो बच्चा भाषा लेके आया है क्लास में उसको हतोत्साहित नहीं करता है, ठीक है। इससे बच्चे क्या होंगे, उनके बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, बच्चे के अंदर संकोच आ जाएगा, अपने बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन ऐसी गलत है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, बच्चों को कभी भी हम क्या करते हैं कैटेगराइज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं और प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली मैंने बताया जिसका आईक्यू 140 से ज़्यादा होता है, ठीक है, वो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, इनकी आईक्यू अधिक होती है 140 से। और सृजनात्मक बालक क्या होता है, जो चीज़ों को नए तरीके से सीखता है, ठीक है, उनमें मौलिकता होती है, ठीक है, और आपका प्रसारण होता है,
लचीलापन होता है, और आपके नवीनता होता है, ठीक है? उपयोगिता होता है, ये आपके 5 क्वालिटी पाई जाती है इनमें, ठीक है? जो भी वो नए चीज़ें सीखते हैं उसमें मौलिकता होती है, प्रसारण होता है, लचीलापन होता है, नवीनता होता है, उपयोगिता होता है। तो कह रहा है कि क्लास में हस्तक्षेप इन पे आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, मतलब कब करना चाहिए इन पे मतलब इंटरफेयर इनमें। पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों से उपयोग करके, हाँ ये सही है। शिक्षक क्या करेगा, उनको अनुकूलित, ठीक है, और प्रेरक निर्देश देगा। प्रेरक निर्देश मतलब जिस निर्देश से वो प्रेरक हो, मतलब उनके अंदर क्या कहते हैं, प्रेरणा आए, तो ये सही है। दूसरा, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, ऐसा कुछ नहीं, अतिरिक्त समय नहीं दिए जाने पे, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पे, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये निर्देश देना चाहिए उनको, ठीक है, ताकि वो और अच्छा कर सके। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। जो बच्चे अति संवेदनशील है उनको कैसे सिखा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है मतलब इसके अलावा कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, ठीक है, निगेटिव बताना है। आंसर जो गलत है वो बताना है, कौन सा नहीं होगा। कह रहा है एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंध खंडों में तोड़ना, ये सही है। छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ाने से बच्चा इजली सीखता है, तो ये सही है, लेकिन वो निगेटिव पूछ रहा है। अधिगम के वैकल्पिक तरीके से पेशकश, मतलब अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीकों से पढ़ाना, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन करना चाहिए, जो आपके फिजिकल एक्टिविटी होते हैं बच्चों में करानी चाहिए, ठीक है, उनका शारीरिक विकास अच्छे से होता है। तो ये तो तीनों पॉजिटिव है, वो निगेटिव पूछा है, ठीक है, क्या नहीं होता है। तो ये क्या है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना नहीं, बच्चों को कभी डांटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव ऑप्शन हो गया। कहीं भी डांटने कहा जाए, फिर याद कराने के लिए कहा जाए, उनको क्लास से बाहर करने के लिए कहा जाए, तो वो आपका ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर कह रहा है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान करते हैं। तो ये पता है, जो अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं वो आपको सृजनात्मक बालक कहलाते हैं, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका। और डिसलेक्सिया क्या होता है, जो उसमें पठन संबंधी विकार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता। तो मतलब ये कह रहा है कि 4 ऑप्शन होंगे जिसमें 3 तो समस्या का हल करने का वर्णन करता है, एक एक ऐसा है जिसकी वजह से हम समस्या सॉल्व नहीं कर सकते, वो बताना है। देखिए सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है, ठीक है, 3 सही दे देगा, एक गलत दे देगा, तो गलत ही पूछ लेता है। बच्चे हमेशा सही पूरा ऑप्शन पढ़ते नहीं हैं, और उनको जो ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक करके आ जाते हैं, उनको लगता है सही पूछा है, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम है इसका सीटेट का, ये घुमा के पूछता है। 3 सही दे देगा, एक गलत दे देगा, गलत ही पूछेगा। अब बच्चों को लगेगा कि सही पूछ रहा, क्वेश्चन में पूछ रहा है, और एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन ऑप्शन वो सही होगा आपका, तो सही लगा के चला आएगा, नीचे का पढ़ता ही नहीं है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है, ये कह रहा है समस्या समाधान कौन नहीं करता है, किसी मदद से नहीं कर सकते हैं, वो बताना है आपको। ऑप्शन, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना, ये सही है। आपके अंदर जो भी थॉट्स हैं, आपसे उस समस्या से रिलेटेड उस पर विचार करिए, ये ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार होना चाहिए। हाँ, आपके अंदर आप जो गलती कर रहे हो तो उसके प्रति ईमानदार रहिए। ईमानदार मतलब कि उस गलतियों को सुधारिए, छुपाइए मत, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करिए। हाँ ठीक है, सोचेंगे तभी हम समस्या को समाधान कर सकते हैं, विचार करेंगे, सोचेंगे, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अभिसारण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये गलत है। अभिसारण उत्तर वाले प्रश्न वो होते हैं कि जिसका आंसर एक ही होता है, ठीक है, जिसका आंसर एक शब्द में तुरंत मिल जाए, तो ये नहीं होता है। यहाँ अगर दिया होता अपसारी, तो ये सही होता, ठीक है। अपसारी में क्या होता है, ये
मुक्त अंत वाले क्वेश्चन होते हैं। इसका कई सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है? ये अब व्यक्ति अपने अपने हिसाब से दे सकता है, लेकिन जो अभिसारी वाला होता है, अभिसरण होता है, इससे फिक्स्ड होते हैं आंसर, ठीक है? 10 लोगों से पूछेंगे तो वही बताएगा, तो ये नहीं होगा आपका। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं हेल्प करता है, लेकिन ऑप्शन अपसारी होता तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा निम्न से कौन सा एक संवेग है? संवेग में इमोशंस क्या होते हैं? तो स्मृति है नहीं, ये तो मानसिक क्रिया है, ठीक है? ध्यान भी मानसिक क्रिया है, उत्तेजना भी, डर आपका, ठीक है? तो संवेग आपके डर होते हैं, तो याद रखिएगा संवेग क्या क्या होता है आपका। डर है, इसको भय भी आ जा सकता है, ठीक है? प्रेम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सब आपके संवेग कहे जाते हैं। जैसे मैकडूगल ने आपको 14 संवेग बताए थे, ठीक है? मैकडूगल ने, इसमें से आपको स्मृति, ध्यान और उत्तेजना नहीं आता है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका 23 क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है? एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण करता है? मतलब बच्चा क्या करता है, उसने मशीन से कहता है कि दूध निकलता है, ठीक है? बूथ पर, बूथ जो दूध की बूथ होती है उस पे कहता है उससे दूध निकाला जाता है। तो कह रहा है इस बच्चे की इस थिंकिंग से आप क्या समझ सकते हैं? बच्चे क्या जानता है? तो ये बच्चा 3 साल का है, समझ जाइए। 3 साल का बच्चा बच्चा जो तर्क नहीं कर पाता है, ठीक है? वो जो 3 साल के बच्चे को जो बता दीजिए वही वो मतलब एक्सेप्ट कर लेता है चीज़ों को। तो उसके इस थिंकिंग से क्या करेंगे, जिसको लगता है कि दूध कहाँ से आता है, आपकी मशीन से निकलता है। पहला कह रहा है बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, इससे नहीं मतलब है, ज्ञान से नहीं मतलब है कि बहुत सीमित ज्ञान है। दूसरा कह रहा है बच्चों का बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदते समय अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने क्या किया है, किसी के साथ गया है दूध लेने के लिए, कोई भी अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसने देखा है कि दूध वहां से लिया जा रहा है, तो उसके माइंड में बैठ गया है कि दूध क्या होता है, वो मशीन से निकलता है, ठीक है? वहीं से आता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सी कह रहा है बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। ऐसा थोड़ी है, बच्चे ने गाय देखा ही हो लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि गाय दूध देती है, ठीक है? 3 साल का बच्चा गाय देखा होगा, लेकिन ये थोड़ी पता होगा उसको कि गाय दूध देती है, ठीक है? उसने बस देखा है कि जहाँ से दूध आता है वहीं से दूध बनता है, ठीक है? अ, डी कह रहा है बच्चों का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं कर रहा है, नहीं, इससे नहीं मतलब है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? निम्न में से, एक मिनट, निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कह रहा है शिक्षक के बारे में पूछा, शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो याद रखिए शिक्षक आपका वो होना चाहिए, सुगमकर्ता होना चाहिए, ठीक है? सुगमकर्ता होना चाहिए, और आपका वो अनुशासन नहीं करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। कह रहा है कक्षा के में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाने में होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो मतलब जो टीचर होता है क्या करता है, डिसिप्लिन को बना के रखे, उसका मुख्य भूमिका ये नहीं होती है। दूसरा कह रहा है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पाठ्य पुस्तक में रख दिया उसी का बस पालन करना चाहिए। सी कह रहा है पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। ये है लेकिन मुख्य नहीं है, ठीक है? बस उसको सिलेबस ही कंप्लीट करने पे होने देना चाहिए। बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखे। तो ये पूछताछ के माध्यम जो होता है इसमें बच्चे वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप करेंगे तो अपने बातों को रखते हैं, ठीक है? डिस्कशन करते हैं तो चीज़ों को इजीली सीखते हैं, तो संवाद कराएंगे उनके बीच, ठीक है? तो ये आपका ऑप्शन सही है बाकी कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो कौन सी कक्षा है जो समृद्ध शिक्षा के बारे में प्रोत्साहित करती है? पहला कह रहा है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। ऐसा नहीं, पहुंच से परे होगा तो सामग्री से फायदा ही क्या है जो बच्चे उसका यूज नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन कट गया।
दूसरा है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये सही है। ऐसी सामग्री जो क्लास में हो और इजली बच्चे उसको पा सके, वो आपका सही होता है। और भी देख लेते हैं ऑप्शन। कह रहा अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार निकाला जाए, ये गलत है। डेली यूज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देगा। नेक्स्ट कह रहा है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, इससे ज़्यादा आपका ए बी वाला ऑप्शन सही था, ठीक है, जिससे भी बच्चे इजीली प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब पाठ्य पुस्तक में के विषय में पूछ रहा है, ये कैसे हेल्प करता है कक्षा में, इसकी भूमिका क्या है, तो आइए जानते हैं। पहला वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। हाँ, ये संसाधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से हम टीचिंग कराते हैं, तो ये सामग्री के रूप में आते हैं, ये सही है ऑप्शन। ये कह रहा है वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखता है, ऐसा नहीं है। सी कह रहा है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन करते हैं। माता पिता को क्यों करेंगे, बच्चों के लिए बना रहता है, बुक बच्चों को करेंगे। नेक्स्ट वे संसाधन रहित हैं, ऐसा कुछ नहीं, संसाधन रहित नहीं होते, संसाधन सहित होते हैं, वो संसाधन का एक मात्र संसाधन है, मतलब पढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ प्राप्त की है, मतलब जो 2005 है आपका पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कह रहा है इसकी ये जो भी ये चीज़ें बताता है, किसके आधार पर बताता है ये, तो ये आपका जो रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म, इसके आधार पर बताता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित से समझा जा सकता है यदि, मतलब बच्चा प्रेरित है, ठीक है, आपका मोटिवेटेड कब समझा जाता है। पहला कह रहा है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है अगर वो अगर अच्छे से बस ड्रेस्ड में अच्छे से आए तो ये नहीं कह सकते कि वो मोटिवेटेड है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ठीक है, तो और भी देख लेते हैं, जरूरी नहीं बस अनुशासन ही बनाए, बच्चा जब सीखेगा वो ज़्यादा बेस्ट होता है। वे सभी उपस्थित में नियमित हैं, डेली आते हैं, ठीक है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। बच्चा प्रश्न तभी पूछता है जब वो सीखता है चीज़ों को, ठीक है, और प्रश्न पूछने पे वो एक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये सारे थे, लेकिन इनके कंपेयर में ये ऑप्शन आपका बेस्ट था, तो याद रखिएगा। अगर सारे आपके ऑप्शन सही लगे तो सब ऑप्शन को पढ़िए और ट्रिक उसको ही करिए जो आपके बेस्ट उसमें से ऑप्शन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो अधिगम में सबसे सुधार करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा उपयुक्त तरीका है, देखते हैं। पहला है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो अधिगम सुधार के लिए पहले तो आपको जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है पढ़ाने की, उसमें सुधार करनी चाहिए, ये भी ठीक है, देखते हैं। मूल्यांकन से ये पता चलता है बच्चे ने कहाँ तक सीखा है, वो जानते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। दूसरा कह रहा है शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, ये भी ठीक है कि बच्चों को उदाहरण देंगे तो चित्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा, लेकिन और भी देख लेते हैं। कह रहा है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, हाँ ठीक है। शिक्षण सामग्री मतलब का आपका दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब कंप्यूटर हो गया, टीवी आ गया, इसमें दृश्य में आपका ग्राफ आ गया, श्रव्य में आपका वो आ गया, क्या कहते हैं, टेप रिकॉर्डर आ गया, ठीक है। तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो ये भी ठीक है, करनी चाहिए। और भी देख लेते हैं, शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन है आपका। क्या करना चाहिए, जो बच्चे के वास्तविक जीवन है उससे उनकी जो स्थिति है उनको एक दूसरे से बात करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये बेस्ट है आपका ऑप्शन। याद रखिए जिस ऑप्शन में बच्चों को आप स्वतंत्रता दे रहे हो बोलने की, संवाद करने की, ठीक है, चर्चा करने की, वो आपका बेस्ट ऑप्शन होता है, उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं।
नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, कह रहा अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? मतलब अनुशासन बच्चों में कैसी हेल्प करता है? कह रहा है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, हाँ, मॉनिटरिंग करने के लिए करता है। चुप्पी साधे रखने के लिए तो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कि आप क्लास में चुप हो तो आप क्या कर रहे हो, अ, अनुशासन बना के रखे हो। नहीं, चुप रहने से तो आप सीख नहीं पाओगे। शिक्षक को निर्देश करने में शिक्षक से कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों को उनके पाठ रट कर एकदम बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये, तो आपको ये पहला। तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे भी होते हैं कि सारे निगेटिव ही साइन करते हैं, उनको देखते ही आप काट देना, ठीक है? जैसे कि याद करना, बच्चों को पीटना, बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देना, बच्चों को गलत ठहराना। जिस बस ऑप्शन में दिख जाए कि बच्चों को गलत ठहराया जा रहा है, वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो बच्चों के लिए होती है, ठीक है? न कि बच्चे शिक्षा के लिए होते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट भी करते हैं जिसमें रटने पे बल दिया जाता है, ठीक है? और वो ऑप्शन आपके बेस्ट माने जाते हैं जिसमें बच्चों को खुली माहौल दी जाए, ठीक है? औपचारिक चिंतन करने के लिए दिए जाए, बच्चों को वार्तालाप करने के लिए दिए जाए, ठीक है? बच्चों को खोज पे, चर्चा पे बातचीत करने के लिए कहा जाए, ये आपके बेस्ट ऑप्शन होते हैं। तो ये सब पॉजिटिव ऑप्शन माने जाते हैं, तो इनको आप सही करिएगा, ठीक है? तो ऐसे भी हम क्वेश्चन को या क्वेश्चन देख के उनके ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है? तो ये था आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर, तो सीडीपी का था, आपका प्राइमरी का, ठीक है? आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।